ठीक है, रजनी, सुरेश, सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति में, तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। और आज आपको अगर मैप आप रखे रहेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी रखे हुए हैं तो भी सारी चीज आपको मैं मैप से ही समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर भी कर दें और पूरा ध्यान से लास्ट तक आप बने रहिए क्लास में और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो किरार घाटी का छत्तीसगढ़ का आता है उसमें विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे आपका 3,08,245 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे क्षेत्रफल दर्शाया जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में, अगर ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है तो आपको इसमें जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये वाला एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, रेगुलर क्लास रखेंगे, बस आप लोग इसको क्लास को सपोर्ट जरूर करें सभी लोग मिलके, है ना। और मेरी कोशिश यही है कि जितना ज्यादा मटेरियल आपको दे पाऊं मैं अच्छे तरीके से समझा के, क्योंकि जितना आप क्लास में पढ़ सकते हो समझ सकते हो वो आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे। तो पूरा मैं यहाँ पे समझाने पे ट्राई करूंगा और मैप के जरिए ही पढ़ाऊंगा आप लोग को इसमें। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर एमपी का क्या है, क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करेंगे एमपी की लंबाई की, तो देखिए यहाँ पे मैप में समझिए आप लोग। तो अगर हम लोग देखें इस तरीके से लंबाई अगर देखें एमपी की, तो ये कितनी है, 605 किलोमीटर। एमपी की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर लेंथ है। वहीं अगर चौड़ाई देखें एमपी की, तो ये है आपका 870 किलोमीटर कितनी है इसकी चौड़ाई है। ये वर्तमान मध्य प्रदेश की है ना। और अगर जैसे छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया एमपी का, तो छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले क्या स्थिति थी तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अविभक्त जो एमपी था, ठीक है, उस समय पे एमपी की जो लंबाई थी, जो लेंथ थी, ये थी 1127 किलोमीटर। ठीक है, वहीं वेट यानी कि जो चौड़ाई थी ये कितना था, तो ये आपको ध्यान रखना है 996 किलोमीटर। ये अविभाजित मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और ये मैंने जो बताया है कितना है, ये वर्तमान का है। वर्तमान में एमपी की लंबाई 605 किलोमीटर है, चौड़ाई 870 किलोमीटर है। वहीं अविभक्त मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1127 किलोमीटर थी और चौड़ाई इसकी 996 किलोमीटर थी। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पे मैंने आपको बताया था कल के मैप में, मैं दिखा भी देता हूं ये चीजें, कि क्योंकि ये एमपी जो आता है भारत के बीचों बीच आता है ना, इसलिए भारत का दिल भी कहा जाता है। और चारों तरफ से ये राज्यों से घिरा हुआ है। यानी मध्य प्रदेश कैसा है, मध्य प्रदेश भू आविष्ठित राज्य है। कैसा है ये, भू आविष्ठित राज्य है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जितनी चीजें मैं बताता चल रहा हूं वो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हर एक चीज आपको स्लाइड में लिखी नहीं मिलेगी, उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है इसमें। ठीक है, तो भू आवेशित राज्य का मतलब है कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है, तो भारत के क्षेत्रफल का ये कितना है, 9.38%। मध्य प्रदेश जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। वहीं मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% जो है ये कितना है, छत्तीसगढ़ है। यानी कि मध्य प्रदेश का 30% जो हिस्सा अलग होकर कौन सा राज्य बनाया गया था, छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मैं दोनों को कंपैरिजन करके यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं, जिससे आपको एक ही साथ पूरी चीजें याद हो जाएं इसमें। ठीक है, जहां पे डाउट आएगा आप लोग प्लीज वहां पे कमेंट जरूर करना। चलिए, आई थिंक यहां तक आप लोग को सबको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है भौगोलिक स्थिति में अक्षांश और देशांतर रेखा। तो अगर आप लोग भूगोल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, नमस्ते आरती, जैसा आप देख पा रहे हैं ये ग्लोब है, और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं तो फिक्स टाइम पे आया करें आप लोग। 9:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब डेली 9:30 बजे मेरी क्लास लगेगी यहाँ पे, तो 9:30 बजे आप लोग आ जाया करें, क्योंकि अगर बीच में आएंगे तो हो सकता है पहले वाला आपको समझ में ना आए। तो शुरुआत से रहेंगे तो आपको हर एक चीज पूरी समझ में आएगी, और पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। इससे ज्यादा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना मैं समझाऊंगा, क्लास में ही चीजें मैं याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, इसमें ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब का ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये ग्लोब है, और इसके बीचों बीच जो होता है आपका ये इक्वेटर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर आप देखेंगे तो क्षैतिज रूप से कुछ लाइनें खिंची रहती हैं, है ना। तो ऊपर भी खिंची रहती है, नीचे भी खिंची रहती हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल कहलाएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये वाली जो रेखा ये कहलाती है अक्षांश रेखा। ये क्या कहलाएगी? आपकी अक्षांश रेखा। इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। और ये भी क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। फिर अगर देखेंगे आप, तो मैं अलग कलर से बना देता हूं यहाँ पे। ये ग्रीन कलर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेखाएं और खिंची हुई हैं, है ना। तो ये जो रेखाएं कहलाती हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जो ग्लोब में है, ठीक है, तो इसी के आधार पे क्या होता है, किसी भी स्थान का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पे? अक्षांश और देशांतर की मदद से किसी भी स्थान का क्या होता है, यहाँ पे निर्धारण होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे अगर देखा जाए तो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। जहां पे समझ में नहीं आएगा प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना, तो मैं आगे फिर से बता दूंगा, समझा दूंगा। एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी क्लास आज की मैप पे होने वाली है। एमपी का पूरा मैप जो है, जिले का, कर्क रेखा का, हर एक चीज में मैप से ही पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, तो अक्षांश देशांतर की मदद से स्थान का क्या होता है, निर्धारण होता है। और अगर आप बात करें तो देशांतर रेखा जो है दो भागों में बटा होता है। एक तो कहलाता है पश्चिमी देशांतर, है ना, ये क्या कहलाएगा आपका? पश्चिमी देशांतर। और इसकी इधर जो कहलाएगा ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा। इसी तरीके से अक्षांश रेखा जो होता है, तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी अक्षांश, है ना। ये क्या कहलाएगा आपका? उत्तरी अक्षांश। और विषुवत रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा आपका दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, तो अगर यहाँ पे इंडिया है तो अब देखें कौन सी स्थिति है एमपी की, भारत की। तो देखेंगे तो ये आएगा पूर्वी देशांतर में, और ऊपर जो आएगा आपका क्या कहेगा? अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश में। यानी भारत की अवस्थिति ग्लोब में किस तरीके की है, तो ध्यान रखना है किस में आता है आपका? पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में आता है ना, उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ठीक है, और अक्षांश भी क्या रहेगा आपका? उत्तरी अक्षांश में आ जाएगा ये। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा, है ना। किस में आ गया ये? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा। अब क्योंकि भारत के अंदर ही मध्य प्रदेश आता है, इसलिए एमपी की स्थिति भी कैसी रहेगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। और कौन से अक्षांश में रहेगा? उत्तरी अक्षांश में एमपी की अवस्थिति रहेगी। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है क्या? कमेंट करें जल्दी से। ये चीजें अगर आपको समझ में आएगी तो बहुत हेल्पफुल आ जाएगा, आपको आगे हर एक चीज समझ में आएगा अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज समझ जाएंगे तो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, गोलार्ध आपको समझ में आ गया, अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर समझ में आ गया। तो भारत जो आ रहा है किस में आ रहा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। और अक्षांश कौन सा आपका? उत्तरी अक्षांश में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एमपी का भी सेम स्थिति रहेगा, क्योंकि एमपी भी किसके अंतर्गत आएगा? मध्य प्रदेश भी भारत के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए, यहां पे आपको देखना है कि एमपी की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर मैंने बताया था क्षैतिज रूप से, तो अक्षांशीय विस्तार एमपी का कितना है, मध्य प्रदेश का कितना है? तो ये देखिए 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है मध्य प्रदेश का विस्तार है। यानी कि अगर हम नीचे से देखें यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा ये 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा आएगा, और अगर ऊपर हम जाएं तो यहाँ पे आता है आपका 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाएगा, ये उत्तरी अक्षांश तक जाएगा। ये मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार है। उम्मीद करता हूं ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एमपी का अक्षांशी विस्तार है। और देशांतरी विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे देशांतरी विस्तार ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो मैंने खींची थी हरे कलर की पिछले वाले उसमें स्लाइड में, तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहां से स्टार्ट होगा आपका इधर से, तो यहाँ पे जो होगा 74 डिग्री 59 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर से लेकर ये जाएगा आपका 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं ये चीजें आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सभी लोग को। मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कितना है और यहाँ पे देशांतरी विस्तार कितना है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। 21 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे उत्तरी अक्षांश से लेकर ऊपर कहां तक है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं देशांतरी विस्तार जो है 74 डिग्री 59 मिनट से लेके 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है देशांतरी विस्तार है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो वर्तमान मध्य प्रदेश की है। अब आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था तो उस समय पे अक्षांशी विस्तार मध्य प्रदेश का कितना था, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, अक्षांश का जो विस्तार था पहले, ठीक है, तो अक्षांश का विस्तार कहां से कहां तक था, तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था विस्तार, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल था। कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसीलिए एक साथ ही यहाँ पे बता दे रहा हूं आप लोग को, जिससे कंफ्यूजन आप लोग को ना हो। वहीं देशांतरी जो विस्तार था ये कितना था, ये आपको ध्यान रखना है 74 डिग्री 59 से लेकर ये जो था आपका कहां तक था, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार था। ठीक है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश का है ना, ये वर्तमान मध्य प्रदेश का है, और ये जो है आपका अविभक्त मध्य प्रदेश का है जब छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था तब का ये है ना। क्लास नहीं रुकी है, क्लास नहीं रुकी है रजनी, नेट को रिफ्रेश करिए सही हो जाएगा। यहां से क्लास चल रही है बराबर, यहां से क्लास नहीं रुकी हुई है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत, फटाफट बताएं जल्दी से, आगे बढ़े हम लोग इसमें। फिर हर एक पॉइंट में आपको यहीं पे क्लास में ही आज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बस क्लास को आप लोग शेयर करते रहें, क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे पूरा फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता पाऊं और समझा पाऊं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं इस पे। अब देखिए एमपी की जो सीमा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप देखेंगे तो एमपी की सीमा जो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से होकर जाती है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पश्चिम में जो आएगा ये कौन सा आ जाएगा आपका, गुजरात। ठीक है, उत्तर में जो आता है आपका ये कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो आएगा ये आएगा आपका राजस्थान। पूरब में और दक्षिण पूर्व में भी कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व या पूरब में जो आता है छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और दक्षिण में जो आता है ये कौन सा राज्य आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो टोटल जो मध्य प्रदेश है ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है इसमें। ठीक है, पूरा हर एक चीज मैप में देखेंगे, बस अच्छे से समझते चलना। अंतिम तक में जब क्लास खत्म होगी तो आपको चैप्टर अच्छे तरीके से ये क्लास में ही रट जाएगा, है ना, पूरा यहाँ आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए, तो यहां तक आई थिंक आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा, तो पूर्वी हिस्सा में कौन सा जिला आएगा आपका, सिंगरौली।
पश्चिमी हिस्से में कौन सा आएगा आपका अलीराजपुर। तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है ये कितने मिनट का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर होता है कितना होता है आपका 34 मिनट का होता है। कितना अंतर है आपका 34 मिनट का है। सीधा सीधा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर देशांतर डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट का समय रहता है। कितना रहता है 1 डिग्री में, कितना समय आता है आपका 4 मिनट का रहता है आपका। तो अगर वहीं से अगर आप देख लेंगे इसमें तो इसके आधार पे भी आप निकाल पाएंगे कि यहाँ पे जो अंतर आएगा लगभग कितना आएगा 34 मिनट का आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें 1 डिग्री बराबर कितना है 4 मिनट। तो अब देखिए 8 इंटू 4 बराबर क्या करेंगे आप, तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 8 डिग्री कैसे, 8 डिग्री 74 डिग्री से स्टार्ट होता है ना, 74 से लेके कहां तक जाएगा 82 डिग्री तक जाएगा। तो 74 यहाँ पे 82 में 74 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 इंटू 4 कितना होगा 32 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 82.5 डिग्री है, ये 2 यहाँ पे और इंक्लूड होगा तो कितने मिनट का अंतर हो जाएगा आपका 34 मिनट का अंतर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए ये सबसे टफ, हाँ क्लास किसी की रुकी नहीं है रजनी, है ना, एक बार कमेंट कर दें क्लास किसी की रुकी तो नहीं है, क्लास बराबर चल रही है ना। फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। चलिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कि मध्य प्रदेश में कितने जिले जो हैं किस राज्य से लगे हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसमें हम लोग हमेशा क्वेश्चन में गलतियां करते हैं इसमें। तो पहले कमेंट कर दें आप लोग की क्लास बराबर चल रही है, क्लास रुकी तो नहीं किसी की। फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। देखिए तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया है, एक नया जिला यहाँ पे बनाया है ना, लागू हो गया। घोषणा तो बहुत सारे कर चुके हैं वो, लेकिन जो लागू हो चुका है, जो जिला बन चुका है वो कौन सा जिला है हमारा मऊगंज। और ये मऊगंज भी यहाँ पे हमने शामिल किया है इसमें। तो देखिए अब पहले जो है एमपी के 13 जिले यूपी को टच करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो जिला आता है कौन सा आता है यूपी आता है। यहाँ पे अब 14 जिले जो है ये उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, है ना। कितने जिले टच करते हैं 14 जिले। अब ये कौन कौन से जिले हैं इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर देखिए तो यहाँ पे आ रहा है आपका मुरैना, है ना, पहला जिला है। फिर कौन सा है आपका भिंड, क्योंकि यहीं से क्या है यूपी स्टार्ट हो जाता है ना। तो पहला जिला कौन सा आएगा मुरैना। फिर कौन सा आ जाएगा आपका भिंड। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है दतिया। दतिया के बाद कौन सा आता है शिवपुरी। शिवपुरी के बाद है आपका अशोकनगर। अशोकनगर के बाद है सागर। फिर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। ये ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा जो है किससे टच करती है, ये यूपी से टच करती है। अब गिनती भी गिन लो कि ये 14 जिले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, एक ये 14, मऊगंज नहीं गिना था हमने। ठीक है, तो टोटल कितने जिले हैं इसमें 14 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो किससे लगे हुए हैं, ये यूपी से लगे हुए हैं। ये फैक्ट आपको यहीं से याद हो गया होगा इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें केवल इतना बस नहीं पूछेगा, अगर मैप आप देख रहे हैं आपसे ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक सीमा यूपी को टच करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा हिस्सा यूपी का जो है, केवल इतना बस हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी हिस्सा यूपी से लगा हुआ है। यानी कि सर्वाधिक सीमा जो यूपी को टच करती है एमपी के, तो किस जिले की टच करती है टीकमगढ़। ये सब फैक्ट लिखते चलिएगा आप लोग, है ना। ये स्लाइड में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो लिखते चलिएगा टीकमगढ़, है ना। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की जो सीमा है यूपी को सबसे अधिक टच करती है। ठीक, क्लियर है यहां तक सबको। अब देखिए हो गया आपका यूपी जिला, यूपी राज्य सॉरी। अब यहाँ पे जो राज्य आता है राजस्थान, यहाँ पे कौन सा आएगा आपका राजस्थान आ जाएगा। तो यहीं से हम लोग देखते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए तो एक हो गया आपका मुरैना ही, है ना, क्योंकि मुरैना जो है यूपी को भी टच करता है और ये टच करता है राजस्थान को भी। तो मुरैना हो गया आपका। फिर श्योपुर हो गया,
है ना। इसके बाद शिवपुरी हो गया आपका, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा फिर आपका रतलाम आ जाता है, झाबुआ आ जाएगा, मंदसौर आ जाएगा और नीमच आ जाएगा। यानी कि राजस्थान के एमपी के कितने जिले राजस्थान को टच करते हैं, तो देखिए गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने जिले हो गए इसमें? 10 जिले एमपी के ऐसे हैं जो किसको टच कर रहे हैं? राजस्थान को टच कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? सभी लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई इसमें? फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। पूरा मैप से चीज ये चैप्टर समझने वाला है। अगर मैप से नहीं पढ़ोगे तो कभी भी ये चैप्टर आपसे नहीं बन पाएगा, रट्टा कभी नहीं मार पाओगे आप, ठीक है। तो ये आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला जो जिला आता है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका राज्य आएगा, यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाएगा? गुजरात। इधर कौन सा राज्य आएगा? गुजरात। तो एमपी के 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किससे मिलती है? तो एमपी के 2 जिले, एक तो है झाबुआ, ठीक है, एक कौन सा है आपका? झाबुआ, और दूसरा कौन सा है? अलीराजपुर। इन दोनों जिलों की सीमा जो है किससे मिलती है? गुजरात से मिलती है। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है, पहले मैं पूरे राज्य वाला बता दूं कितने कितने जिले हैं, फिर कॉमन वाला भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा इसमें, ठीक है। अब नीचे जो आ रहा है ये आ रहा है आपका महाराष्ट्र का, है ना। नीचे जो आएगा आपका कौन सा आएगा? महाराष्ट्र का। तो उसका भी बता देता हूं मैं। देखिए यहां पे महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र से अब देखेंगे तो ये भी सीमा छुएगी आपकी अलीराजपुर की। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है, डिंडोरी और अनूपपुर। तो कितने जिले हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सीधी की सीमा यूपी को टच नहीं करती। अब देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा मैप में गड़बड़ भी दिया हुआ है। सीधी की जो सीमा है कहीं भी यूपी को टच नहीं करती है। ये आप बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग इसमें, ठीक है। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे डिंडोरी अनूपपुर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ आ जाता है ना। तो यहाँ पे कितने जिले हो रहे हैं इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जिले ऐसे हैं एमपी के जिसकी सीमा किसको टच करती है? महाराष्ट्र को टच करती है। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी? 9, ठीक है। चलिए आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं? तो देखिए पहला तो जो टच करेगा इसमें आपका सिंगरौली। पहला जो टच करेगा कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरौली के बाद जो टच कर रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीधी। सीधी के बाद जो टच करता है आपका यहाँ पे शहडोल, फिर यहाँ पे अनूपपुर, फिर यहाँ पे डिंडोरी है और फिर यहाँ पे कौन सा जाएगा? बालाघाट। यानी कि यहाँ पे पहला जिला कौन सा आएगा? बालाघाट। दूसरा कौन सा है आपका इसमें? डिंडोरी। तीसरा है आपका अनूपपुर। चौथा है आपका शहडोल। पांचवा है आपका सीधी और छठवां जो है आपका सिंगरौली है। एक और भी कोई जिला छूट रहा है क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ये सीधी भी एक है। तो टोटल यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एमपी के 7 जिले ऐसे हैं जो किसको टच कर रहे हैं? आपको छत्तीसगढ़ को टच कर रहे हैं। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं है? कमेंट करें जल्दी से। यहां तक सबको समझ में आया क्या? फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें, फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। सिंगरौली,
सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, ठीक है, ये जिले जो हैं किसको टच कर रहे हैं, आपका छत्तीसगढ़ को टच कर रहे हैं इसमें आपके। अब देखिए, ये तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इसमें। गुड इवनिंग चंद्रभान। इसके अलावा जो आपको याद करना है वो आपको देखिए कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा दो राज्यों को टच करती है ना। तो ऐसे कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, तो ये देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पे तो शिवपुरी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों को टच करती है। एक इधर देखेंगे तो यूपी को टच करेगा और इधर देखेंगे तो ये राजस्थान को टच करेगा। तो पहला जिला कौन सा हो गया इसमें, आपका राजस्थान, जिसकी सीमा दोनों राज्यों को यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, दूसरा अगर जिला देखेंगे तो यहाँ पे ये सिंगरौली आ जाएगा, जिसकी सीमा अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूपी को टच करेगी, यहाँ पे किसको टच करती है, ये छत्तीसगढ़ को टच करती है। तो ये आपको देख लेना है। फिर तीसरा जो जिला है आपका यहाँ पे बालाघाट जिला है, जिसकी सीमा यहाँ पे ऊपर छत्तीसगढ़ को टच करती है, तो नीचे यहाँ पे जो टच करती है ये महाराष्ट्र को टच करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अलीराजपुर जिला एक ऐसा है जो यहाँ पे दो राज्यों को टच करता है। ऊपर जो आता है आपका गुजरात राज्य आएगा और नीचे जो आता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे मुरैना एक ऐसा जिला है जिसको दो राज्य यहाँ पे इसको टच करते हैं। एक यहाँ पे यूपी आ जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा आपका राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, ये ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दो राज्यों को टच करती है इसमें। ठीक है, इन सब का फैक्ट आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं मैथ से भी हर एक चीज आपको बता दे रहा हूँ। ये सब चीज आपको स्लाइड में मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे समझना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें और भी कोई जिले हैं क्या इसमें जो दो, हाँ एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ऐसा जिला है, जैसे आप देखें ये झाबुआ, झाबुआ एक ऐसा जिला है जो देखेंगे तो यहाँ पे किसको टच कर रहा है, ये राजस्थान को, और यहाँ पे जो टच कर रहा है आपका ये गुजरात को टच कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला भी एक झाबुआ छूट रहा था। यानी टोटल कितने जिले हो गए, तो टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को टच कर रही है। कितने जिले हैं इसमें, टोटल 6। कौन कौन से, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट और सिंगरौली ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को टच करती है इसमें। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये किसी भी एक किताब में जितने फैक्ट मैं पढ़ा रहा हूं आप देख लीजिएगा, किसी भी एक किताब में कभी भी नहीं मिल पाएगा। मैं सभी किताबों का पूरा यहाँ पे समृद्ध रूप से पढ़ा रहा हूं और हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पे मैं शामिल किया हुआ हूँ। ये स्लाइड में भी पूरा आगे लिखा हुआ है। मैं उस स्लाइड से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अगर स्लाइड से पढ़ा दूंगा तो मैप से आप नहीं पढ़ पाओगे, और सबसे अधिक जरूरी है आपका यहाँ पे मैप से पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए यहीं पे आपको मैप में क्या देखना है, अंतर्वर्ती जिले। यहां पे आपको क्या देखना है, अंतर्वर्ती जिले का मतलब होता है ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती है। ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करेगी वो क्या कहलाएगा, अंतर्वर्ती जिला कहलाएगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। टोटल अंतर्वर्ती जो जिले हैं ये कितने हैं, तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, ये 17 है ना। कहीं कहीं पे 18 लिखा रहता है, 18 नहीं होगा, ध्यान रखना। टोटल 17 ही जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के बाद आ जाएगा इसमें आपका, नीचे यहाँ पे चलते चलते हैं। ठीक है, तो बिरसा, बिरसा के बाद आपका शाजापुर, ठीक है, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, ठीक है, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, दमोह, ठीक है, उमरिया, मंडला, ठीक है, होशंगाबाद, हरदा। तो ये इतने जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती है। ठीक है, तो इसको गिन लीजिए, 1, ठीक है, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल कितने जिले हो गए इसमें आपके? ये लगभग क्या कंफर्म ही है, 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती है। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, कोई टच तो नहीं कर रहा है किसी राज्य को। ठीक है, कोई भी जिला है किसी राज्य को टच नहीं कर रहा है, तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे? टोटल जिले कितने हैं? 17 जिले हैं। कंफर्म है यहां तक सबको? आगे बढ़े। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के कितने जिले कर्क रेखा से गुजरते हैं, है ना? तो कितने जिले हैं इसमें? 14 जिले ऐसे हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इसको भी मैप से ही देखेंगे। इन सब का स्लाइड पूरा डिटेल स्लाइड में लिखा हुआ है, तो स्लाइड आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं स्लाइड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अभी पूरा आपको एक एक चीज यहाँ पे किससे देखना है? पूरा इसमें मैप से ही देखना है इसमें। ठीक है, तो कर्क रेखा से जो जिले गुजरते हैं, कितने जिले गुजरते हैं? टोटल ये 14 जिले ऐसे हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा से इसमें गुजरते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे आ जाता है आपका रतलाम। ठीक है, रतलाम, इसका ट्रिक भी बता दूंगा आप लोग को और डिटेल भी देख लेंगे। रतलाम, उज्जैन, फिर यहाँ पे आगर मालवा आएगा, ध्यान रखिएगा आगर मालवा है, शाजापुर नहीं है। तो यहाँ पे शाजापुर नहीं होगा, आगर मालवा होगा। फिर राजगढ़, ठीक है, राजगढ़ के बाद फिर आपका ये सीहोर, भोपाल, ठीक है, रायसेन, ठीक है, फिर सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। ठीक है, कितने जिले हुए इसमें आपके? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये बिरसा भी है। ये 14 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसको टच करती है? कर्क रेखा को टच करती है। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक भी मैं आगे बता दूंगा, लेकिन ये जिले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, बिरसा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है कर्क रेखा से गुजरती है। इसका ट्रिक है, तो ट्रिक भी देख लीजिए। तो इसका ट्रिक क्या है आपका? रउआ राशि भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा, ये इसका ट्रिक है। ट्रिक अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए रा से क्या हो जाएगा? रतलाम, सबसे पहले क्या आ जाएगा? रतलाम। फिर आ जाएगा आपका उज्जैन, उज्जैन के बाद आता है आपका आगर मालवा, यहाँ पे आएगा आगर मालवा, आगर मालवा आपका राजगढ़ आ जाएगा, राजगढ़ के बाद जो है आपका सीहोर है इसमें आपका। ठीक है, सीहोर के बाद आ जाएगा आपका भोपाल, फिर बिरसा, फिर रायसेन, सागर। ठीक है, सागर के बाद आ जाएगा इसमें आपका दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, तो इतने जिले हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से भी बता दिया मैंने और मैप से भी बता दिया। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय कहां से गुजरता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का मानक समय जो एमपी से गुजरता है 82.5 डिग्री, है ना? ये जो गुजरता है कहां से गुजरता है? एकमात्र जिला जो है ये सिंगरौली। भारत का मानक समय कहां से गुजरता है? तो ये सिंगरौली से गुजरता है। तो ये आपको फैक्ट अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ये हमारा जो राजधानी है भोपाल, इससे कौन सा जिला सबसे दूरी पर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भोपाल से सबसे अधिक दूरी पे जो जिला आता है ये सिंगरौली आ जाता है। यहाँ से देखेंगे तो सबसे अधिक जो दूरी पे आता है कौन सा जिला आएगा आपका? सिंगरौली। ठीक है, तो भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा आएगा आपका? सिंगरौली आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भोपाल से कौन कौन से जिले टच करते हैं।
देखिए ये भोपाल है, ठीक है, तो भोपाल से कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो देखिए एक तो सीहोर टच कर रहा है, दूसरा रायसेन टच कर रहा है, विदिशा टच कर रहा है, राजगढ़ टच कर रहा है, और यहाँ पे शाजापुर टच कर रहा है इसमें। यानी टोटल कितने जिले टच कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 5 जिले ऐसे हैं जो किसको टच करते हैं, भोपाल को टच करते हैं। ये सब फैक्ट आपके मैप से पूछे जाते हैं, जिसको अगर रटोगे आप तो रट नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। ये फैक्ट मैंने आपको शायद बता दिया है ना। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि एमपी के टीकमगढ़ की सीमा सबसे अधिक किसको टच करती है, तो टीकमगढ़ की सीमा सबसे अधिक टच करती है यूपी को। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अनूपपुर की सीमा जो टच करती है सबसे अधिक किसको टच करेगी, छत्तीसगढ़ को टच करती है। ये नए फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत कम किताब में मिलते हैं। फिर इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, बैतूल की जो सर्वाधिक सीमा है ये टच करती है महाराष्ट्र को। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अलीराजपुर की जो सबसे अधिक सीमा है ये किसको टच करेगी, आपका गुजरात को। किसको टच करेगी, गुजरात को टच करती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नीमच का जो है सबसे अधिक टच करता है, किसको टच करेंगे, राजस्थान को। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एमपी का कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को टच करती है। ये नए फैक्ट हैं, आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, गुजरात का एक दाहोद आता है और एक बड़ोदरा, इन दोनों जिलों की सीमा जो टच करती है ये मध्य प्रदेश से टच करती है। तो गुजरात के 2 ही जिले एमपी की सीमा को टच करेंगे। ये दोनों जिले आपको ध्यान रखना है, कौन सा जिला है आपका, एक है आपका दाहोद और दूसरा जो है आपका बड़ोदरा। आप यूट्यूब में भी देख लेंगे तो आपको ये फैक्ट, आपको पूरे फैक्ट किसी भी क्लास में नहीं मिल पाएंगे जितना मैं आपको एक साथ यहाँ पे करा दे रहा हूँ। बस अगर शुरू से आप क्लास देखेंगे तो आपको ये फर्क पता लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जो जिला है, मतलब कि ऐसा जिला जो दूसरे राज्य से सबसे अधिक टच करता है, वो कौन सा जिला कहलाएगा, तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय जो जिला है ये नीमच है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय जो जिला है ये कौन सा है आपका, नीमच। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। ना तो आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन और ना ही आप थ्योरी में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं हर एक चीज बताता चल रहा हूँ जो भी मैप से रिलेटेड है एमपी के, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केंद्र बिंदु के बारे में, और केंद्र बिंदु में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, भारत का कौन सा है, इसमें आपका मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो सारे केंद्र बिंदु को मैं यहीं पे एक साथ आपको पढ़ा देता हूं और बिल्कुल भी एक भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, आप लोग कमेंट भी करते चलें, आप लोग सभी लोग कमेंट भी करते चलें। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, मंगलनाथ। मंगलनाथ कहां पे आता है, तो सरवन जी गुड इवनिंग। पृथ्वी केंद्र बिंदु मंगलनाथ है और ये कहां पे आएगा आपका, उज्जैन में। कहां पे आएगा आपका, उज्जैन में। कमेंट करते चले आप लोग इसमें फटाफट, ठीक है। अब देखिए, अभी देखो नए संसद का जो निर्माण हुआ था उसमें अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है। तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है, और यही लैंग्वेज में ही किताब क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। यहाँ पे अब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अखंड भारत का जो आपका केंद्र बिंदु है ना, ये आता है आपका बरसाली में। और बरसाली कहाँ पे आता है, तो बरसाली आ जाता है आपका बैतूल में। कहाँ पे आएगा आपका, बैतूल में, ठीक है। अब तीसरा जो अंतर है आपको ये ध्यान रखना है, अविभक्त भारत का। अविभक्त भारत का मतलब जब भारत में पाकिस्तान भी था, जब भारत में बांग्लादेश भी था, इन दोनों में अंतर है। अखंड भारत मतलब कि उसके आसपास के जितने क्षेत्र है सब वाला भारत, लेकिन यहाँ पे अविभक्त भारत का मतलब है जब पाकिस्तान बांग्लादेश जब भारत में थे। तो अविभक्त भारत का जो केंद्र बिंदु है ये जो आता है आपका, ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, है ना, क्योंकि एक जगह आपको नहीं मिल पाएंगे फैक्ट। तो अविभक्त भारत का जो केंद्र बिंदु है ये है करौंदी। कौन सा कहलाएगा आपका, करौंदी। और करौंदी में भी बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि जबलपुर में आएगा कि कटनी में आएगा। तो ध्यान रखना ये कटनी में आएगा। कहां पे आएगा,
कटनी में। इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर भी मैं आपको बता देता हूं। करौंदी का नाम जो हो चुका है मनोहर गांव हो चुका है। अभी क्या नाम हो चुका है इसका? मनोहर गांव हो चुका है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? तो राम मनोहर लोहिया के नाम पे ही इस गांव का नाम क्या रख दिया गया है? मनोहर गांव रख दिया गया है, जो अविभक्त भारत का क्या है? केंद्र बिंदु है इसमें। ये तीन फैक्ट, तीनों अंतर आपको समझ में आ गया सभी लोग को? ये तीन फैक्ट, तीनों अंतर सबको समझ में आ गए? तो अब दो फैक्ट और आपको ध्यान रखना है, इस पे नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग इसमें। अब वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु जो है ये कहलाएगा विदिशा। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? विदिशा कहलाएगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैं, स्पीड ज्यादा तो नहीं है। एमपी का केंद्र बिंदु कौन सा है? सागर। तो सारे जो केंद्र बिंदु हैं जो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने सारे केंद्र बिंदु को एक साथ ही यहाँ पे बता दिया। इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है। और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो उन लोग को बोल रहूंगा कि शुरू से ये आज वाली क्लास देखेगा, मैप एमपी का आपको फिर हर एक चीज यहाँ पे समझ में आएगा। पूरा जिले मैंने बता दिए हैं। ठीक है। पूरा करके रेखा बता दिया मैंने, एक एक चीज जो है आपका, जो नए जिले 53वां जिला जो बना है मऊगंज का। ठीक है। तो हर एक फैक्ट यहाँ पे अपडेटेड मैंने बता दिए हैं, तो उसको पूरा शुरू से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब दो तीन फैक्ट और बचे हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, है ना, कि एमपी का 30% जो क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ को दे दिया गया था। एमपी और अविभक्त मध्य प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, लंबाई कितना था, चौड़ाई कितना था, ये दोनों अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। एक फैक्ट और आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। हालांकि पूछा नहीं जाता है आपसे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है। मुझे कमेंट करके बताएं यहां तक आप लोग को फैक्ट समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? फटाफट जल्दी से बताएं, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। ठीक है। आई थिंक यहां तक सब लोग को क्लियर हो गया होगा इसमें। हाँ। अब देखिए, एक दो फैक्ट और ध्यान रखना है आपको। फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है इस पे, लगभग सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता ही चुका हूं इसमें, और कुछ भी ऐसा बच नहीं रहा है इसमें। एक लास्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, एमपी का जो ढाल है ना, ढलान, ये कैसा है? उत्तरमुखी है। कैसा है? उत्तरमुखी है। मतलब कि जो ढाल रहेगा, जैसे अगर हम बात करेंगे, नदियां आप देखेंगे एमपी में 207 छोटी बड़ी नदियां हैं। नदियों से अगर आप देख लेंगे तो जैसे बहुत सारी नदियां हैं, सिंध नदी हो गई, ठीक है, चंबल नदी हो गई, इसमें सोन नदी हो गई इसमें आपका, ठीक है, काली सिंध नदी हो गई। तो मैक्सिमम जो नदियां हैं, क्षिप्रा नदी हो गई इसमें, ठीक है, शिवना नदी हो गई। तो मैक्सिमम नदियां आप देखेंगे तो उत्तर की ओर बह रही हैं, यानी इसका ज्यादातर जो ढलान है किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ है, कुछ अपवाद को छोड़ के, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, वेनगंगा, वर्धा। ठीक है। तो ये कुछ नदियां जो हैं ये दक्षिण की तरफ बहती हैं, ये कुछ पश्चिम की तरफ भी जाती हैं, लेकिन मेजोरिटी में देखें तो ये ऊपर की ओर जाएंगी नदियां। यानी एमपी का जो ढलान है ये किस तरफ है? आपका उत्तरमुखी है। एमपी का ढलान कौन सा है? उत्तरमुखी है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, एमपी का सबसे ऊंचा बिंदु जो है आपका धूपगढ़ है, सबसे ऊंची चोटी। वहीं सबसे निम्नतम जो नीचे का स्थान है वो नर्मदा भ्रंश घाटी सबसे निम्नतम स्थान है। ये भी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। तो यहां से एक बार मैं रिवीजन और करा देता हूं आप लोग को। मैंने आप लोग को यहाँ पे करके रेखा बता दिया है, ठीक है, अंतर्वर्ती जिले बता दिए हैं, देशांतर अक्षांश रेखा बता दिया है, सीमा वाला पूरा बता दिया मैंने आप लोग को। ये लिस्ट पूरा पीडीएफ में मैंने जो चीज आपको समझाया है मैप में, वही सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी लिखी मिलेंगी। ठीक है। तो पीडीएफ में भी मैं पूरा लिखा हुआ हूँ इसमें, साथ में मैंने मैप से भी पूरी चीज आपको बता दिया इसमें। ठीक है। तो एक साथ ये टेबल ही बना दिया मैंने जिलों वाला, अगर देख पा रहे होंगे आप तो। ठीक है। ये अंतर्वर्ती जिले की लिस्ट है। टोटल अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 17 हैं इसमें, है ना। फिर यहाँ पे वही चीजें हैं कि कौन से
यहाँ पे जिलों की सीमा कितने कितने राज्यों से टच करती हैं, तो ये भी पूरा लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इतनी ही कहानी थी आज की मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की। और कल वाली जो क्लास रहेगी, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल हम लोग जिलों का गठन देखेंगे, संभाग देखेंगे, कौन से जिले कब बने हैं, नए जिलों का गठन कब हुआ है। और सबसे अधिक जो कंफ्यूजन होता है कि मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व एमपी क्या स्थिति थी, 1947 से लेकर 56 तक एमपी क्या स्थिति थी, और उसके बाद कौन सा आयोग गठित हुआ था, ये सारा हर एक डाउट में क्लियर करूंगा कल की क्लास में। कल वाला जो टॉपिक रहेगा गठन का रहेगा, तो अपने टाइम पे आप लोग को आना है 9:30 बजे क्लास में। अगर डेली आप लोग क्लास लेना चाहते हैं, एमपीजे के अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं विद डिटेल में, तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे 9:30 बजे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9630828149। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।